हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्त में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स शामिल है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। तो देखिए सी ऑप्शन मणिपुर। तो विकल्पों में से मणिपुर राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। भारत पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में ये 8 राज्य है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, अब देखिए पूर्वोत्तर के 7 बहनी राज्यों में सिर्फ 2 राज्य त्रिपुरा एवं मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा नामकरण किया गया है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी तथा पटकोई बुम पहाड़ी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। ठीक है, मिकीर पहाड़ी असम में स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है और त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो 33 का सी ऑप्शन कोसी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से एक है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला एवं काढ़ा गोला के पास जो है गंगा में मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदियाँ गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन आदि नदियाँ गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के दाएं तट पर मिलने वाली उसकी प्रमुख नदियाँ जो है चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदियाँ हैं। यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली जो है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ टोंस, हिंडन्स और सेंगर तथा रिंद नदियाँ हैं। नेक्स्ट फिर कहता है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है। 34 का बी ऑप्शन झारखंड। तो देखिए मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड राज्य में स्थित है। यह परियोजना झारखंड के दुमका जिला में जो है मसानजोड़ नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं। यह बांध कनाडा के सहयोग से बना है। इस परियोजना का उद्घाटन 1955 ईस्वी में हुआ था। यह परियोजना बिहार एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के रूप में बनी थी। मयूराक्षी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मयूराक्षी नदी में से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होने वाले बाढ़ की विभीषिका से बचने तथा सिंचाई एवं पनबिजली के उद्देश्य से दुमका के निकट मांसजोर नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। 35 है कामेत चोटी। निम्नलिखित में से कामेत चोटी से संबंधित तथ्य कौन है जो है सही है। तो देखिए ए ऑप्शन हिमालय की हिमाद्री श्रेणी। तो कामेत चोटी हिमालय की हिमाद्री श्रेणी यानी बृहत जो है हिमालय की चोटी है। कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कामेत चोटी की ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। ठीक है, और देखिए हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। कंचनजंगा का 8,598 मीटर है। मकालू का 8,881 मीटर है। धौलागिरा का जो है ये 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत 8,123 मीटर, अन्नपूर्णा 8,078 मीटर और नंदा देवी 7,817 मीटर, कामेत 7,756 मीटर, नामचा बरवा 7,756 मीटर। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए।
कहता है निम्नलिखित में से कौन शहर पुंज जो है समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है। तो देखिए बी ऑप्शन वाराणसी, पटना, बिजनौर, बलिया। तो वाराणसी, पटना, बिजनौर एवं बलिया के सभी शहर गंगा नदी के किनारे हैं। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। मशहूर शहर यमुना नदी के किनारे है। सॉरी, मथुरा जो है ये जो है आपको यमुना नदी के किनारे है। गंगा के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, सहारनपुर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बलिया आदि। गंगा के तट पर स्थित बिहार के प्रमुख शहर है बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि। यमुना के तट पर स्थित प्रमुख शहर है आगरा, मथुरा, इटावा एवं दिल्ली। नेक्स्ट, फिर कहता है कि गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें, डी ऑप्शन। तो देखिए गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। कर्नाटक राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं गरसोप्पा, जोग, महात्मा गांधी जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी से संबंधित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी से संबंधित है। कुंचिकल जलप्रपात ये वाराही नदी से संबंधित। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, कहता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है। तो 38 का होगा बी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर जो है आधारित है। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1948 में की गई। इस जो है बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस परियोजना के तहत 1948 से 1959 ईस्वी की अवधि 4 प्रमुख बांधों तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध एवं पर्वत एवं पंचेत बांध बनाए गए हैं। ठीक है, फिर है कि पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिला में है। यह बांध दामोदर नदी पर है और बराकर, कोनार, बोकारो एवं जमुनिया दामोदर नदी की सहायक नदी हैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। 39 से बिहार के किस भाग में टर्सरी चट्टानों की उपस्थिति है। तो बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात शिवालिका क्षेत्र में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के दक्षिणी भाग में एक पट्टी के रूप में विशेषकर दक्षिण पूर्व में जो है धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति है। ठीक है, अब देखिए कि बिहार के मैदानी भाग में क्वार्टेनरी चट्टानों की उपस्थिति है अर्थात बिहार के अधिकांश क्षेत्र में क्वार्टेनरी चट्टान की उपस्थिति है। 40 फिर है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने वाला जो है कोलंबस किस देश का था। तो 40 का सी ऑप्शन स्पेन। तो देखिए यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस स्पेन देश का था। वो 1492 ईस्वी में स्पेन के पालोस बंदरगाह से कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। कोलंबस भारत नहीं पहुंच सका और गलती से अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने में जो है असफल रहा था। फिर देखिए यूरोप और भारत के बीच और जो है सफलतापूर्वक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगाल के वास्को डी गामा को जाता है। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने सफलतापूर्वक यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज निकाला। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। नेक्स्ट फिर है कि किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका जीत लिया। तो सी ऑप्शन 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। भारत में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच संसद ने जो अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने की संधि करके इलाके जीतने तथा किला बनाने का अधिकार किया। डचों की आधिकारिक दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड के जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले खूब पैदा होते थे। डचों ने जल्द ही मलय जल डमरू मध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। 1623 ईस्वी में डचों ने इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे अंग्रेजों को भी हराया। डचों के द्वारा पटना में एक फैक्ट्री की स्थापना 1632 में की गई। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया था। नेक्स्ट है
अब देखिए बेदरा के युद्ध में भारत में डच शक्ति को एक प्रकार से समाप्त कर दिया। 42 नंबर देखिए। फिर है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया? तो देखिए बी ऑप्शन 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने आदेश जारी करके बंगाल को बांटने की घोषणा की। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, ठीक है, और उसकी आबादी जो है 3.1 करोड़ थी। दूसरे भाग में यानी शेष बंगाल था और उसकी आबादी 5.4 करोड़ थी, जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का इस विभाजन के पक्ष में तर्क यह दिया गया था कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन चला और विकास कार्य करना कठिन हो रहा था। राष्ट्रवादियों में इस विभाजन को एक प्रशासकीय उपाय नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती समझा। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को जो आरंभ हुआ, उस तिथि को कलकत्ता को टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? सी ऑप्शन 7। तो देखिए साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। ऐसे आयोग का 10 वर्ष के पूरे वर्ष ही 8 नवंबर 1927 में कर दिया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसे साइमन आयोग कहा गया। साइमन आयोग में अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्यीय आयोग थे। साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज। ये 7 भारतीयों ने इसे जो है श्वेत आयोग कहा। साइमन आयोग में किसी भारतीयों को शामिल न किए जाने के कारण भारत में उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन आयोग का बहिष्कार करने का श्रेय जाता है, ठीक है। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, ठीक है, और इस कारण 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग बॉम्बे पहुंचा। नेक्स्ट फिर है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया? तो 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया है। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अपनी जो अमली जमा जो है पहनाने का प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला लिया। 16 अगस्त को कलकत्ता में भयंकर दंगा भड़क उठा जो लंबी अवधि तक चला है। फिर है कि किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? तो सी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 से जो भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद दिया गया, ठीक है। अब देखिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट फिर है कि किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है? 46 का ई ऑप्शन। तो देखिए राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नवजागरण का अग्रदूत आदि कहा गया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिला के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राम मोहन राय 1803 से 1814 तक ब्रिटिश शासन में नौकरी भी किया था। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, यहूदी, फ्रेंच, लैटिन आदि 12 भाषाओं के जानकार थे। 1817 ईस्वी में राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है, ठीक है। उसके बाद देखिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने प्रयासों से सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित कानून 1829 में बना। नेक्स्ट देखिए
47 नंबर है कि दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो डी ऑप्शन। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1886 में जो 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी से। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। इस अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया 1906 में। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? 48 का बी ऑप्शन, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए जो कहा गया है। भारत में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए राज्य से कदम उठाने की उपेक्षा उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए जो है राज्य को कहा गया है। 49 नंबर देखिए। 49 की यदि बात करें तो कहता है कि भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए भारत का महान्यायवादी पद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद से संबंधित बातों का उल्लेख अनुच्छेद 76 के खंड 4 में कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति जो है अवधारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर यदि देखें तो 50 है कि भारत में अनवरत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो बी ऑप्शन। तो देखिए भारत में अनवरत योजना की शुरुआत 1978 में की गई। वर्ष 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 की अवधि के लिए 5 वर्षों तक योजना चलाई। अनवरत योजना कहा गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना जो है घोषित अवधि तक नहीं चली। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है इस प्रकार अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक चली। बी ऑप्शन। अब देखिए कहता है कि कितने आयत हैं? ठीक है, कितने आयत हैं? तो यहाँ पे 1 2, ठीक है 2, 1 12 वाला 3, ठीक है ये 4 4 1 ये 5 5 1 ये 6 7 7 1 ये 8 8, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 8 हो गया। उसके बाद देखिए 8 1 9, ठीक है 8 9 9 के बाद देखिए ये 10 10 10 10 के बाद ये वाला 11, ठीक है 11 11 हो गया। उसके बाद यदि देखें तो 11 और एक ये 12, ठीक है 11 1 ये 12, ठीक है 12। उसके बाद नीचे वाला एक देखिए 13, ठीक है 13 ये 13 1 ये 14 1 ये 15, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन 15 आयत है। नेक्स्ट फिर कहता है कि किसी कुट भाषा में इसको इस तरह लिखा गया तो इसको किस तरह लिखा जाएगा? तो 52 में यदि देखें तो देखिए भी को लिखा गया ए, यानी भी को ए तो 5 ऐड किया गया है। ओ को लिखा गया है ऐसे यू लिखा गया है, ठीक है LMNOPQ, एल में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यू को ए लिखा गया है, यू को लिखा गया है आपको ए, यानी AEIOU, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें यू को लिखा गया है ए, ठीक, और ओ को लिखा गया है यू एक, और यू को लिखा गया ए, तो OPQRSTU। उसके बाद देखिए UVWXYZ ए, ठीक है, इसमें 6 ऐड किया गया है। फिर ई को लिखा गया है आपको आई, ठीक है EFGHI, यहाँ पे 4, ठीक है EI। तो इसी तरह यदि देखें तो देखिए स्वर के लिए ए को ई लिखा गया है, स्वर के लिए ए को ई, ठीक है ए को ई, और ई को आई को ओ को यू लिखा गया है, ठीक। और यहाँ पे 5 जो है कंसोनेंट में ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए डी में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा आई, फिर ई के लिए आई, ठीक है वॉवेल के लिए, फिर एस में 5 ऐड कीजिएगा एक्स होगा, फिर आई को लिखेंगे ओ, फिर जी में 5 ऐड कीजिएगा एल होगा,
N में 5 तो S हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती हैं, ठीक है। तो देखिए 7 रुपया में जो है 8, 7 रुपया में 8 खरीदती हैं, ठीक है, ये हो गया CP। और 5 रुपया में जो है ये 5 रुपया में 6 की दर से बेच देती हैं, ठीक। 5 रुपया में 6। अब यहाँ पे इसको समान करना है, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो 21 ये हुआ सेलिंग प्राइस। तो क्या हो रहा है, एक कहानी हो रहा है, तो 1 गुने 100 बट्टा में कितना होगा 21, तो 100 बट्टा 21% हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ठीक है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है उस, ठीक है। 80% जो है खर्च करता है तो अपने वेतन का, तो यहाँ पे यदि देखिए उसको वेतन को यदि 100, आय को यदि 100 मान ले, 80% खर्च करता है, बचाता है 20। फिर कहता है वेतन में 25 की वृद्धि, तो 125 होगा, व्यय में 15% की वृद्धि, तो 80 में 115% कितना होगा 115%। 1 जीरो से 1 जीरो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 8 4 12, 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92, ठीक है। और इसमें से घटाइए तो 5 में से 2 गया 3, ठीक है। अब 12 में से 9 गया 3, तो कितना है 33, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 33 नहीं कर रहा है, तो 20 से 33 हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 13 का वृद्धि हो रहा है, किस पे 20 पे, तो 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, तो यहाँ पे 65% हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहा था 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु, ठीक है, रोहन के आयु की 8 गुनी, ठीक है, 8 गुनी। कहा था 5 वर्ष बाद, ठीक है, रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात, तो रोहन के पिता यानी 10:3, इन दोनों में अंतर कितना का है 8 और 10 में 2 का, 1 और 3 में 2, तो 2 यूनिट 5 और 5 10 के बराबर है, 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो कहता है रोहन की आयु, ठीक है, तो रोहन कितना है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1 पंचे 5, लेकिन ये जो है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा 10, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो 10 हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए सुनील गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार, सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए, गोपाल इतना रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है, ठीक है। तो देखिए 20,000 9 महीने के लिए और 30,000 जो है ये 12 महीनों के लिए, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 2:4 निकल गया। अब हमको निकालना है सुनील का हिस्सा, सुनील का हिस्सा कितना है 2, तो 2 बट्टा कितना होगा 4 2 6 गुने 60, ठीक है, 1000, ये कट के होगा 1000, 1000 दूनी 2000, यानी सॉरी ये है 60,000, तो ये हो जाएगा 20,000, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 20,000, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता है इतना का चतुर्थानुपात, ठीक है। तो चतुर्थानुपात होता है BC/A, मान लीजिए ABC है तो BC/A, यानी 5 गुने 15/3, 3 पंचे 15, 5 25, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट फिर कहता है इतना का मौसो, तो देखिए इसका मौसो जो हो जाएगा इसको लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 7, ठीक है। 175 को लिखेंगे 5 गुने 5, 5 25 सत्ते, 385 को 5 सत्ते 35 गुने 81, तो मौसो कितना होगा 5 और 7, ठीक है, तो 35 हो जाएगा मौसो, 5 गुने 7 35, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, अब देखिए 59 है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 59 का होगा ई ऑप्शन। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर 10⁻⁶ एम्पियर से कम धारा मापता है, ठीक है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में शंट जोड़ का एमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार वोल्टमीटर में जो है वोल्टमीटर बनाया जाता है। 60 नंबर देखिए। फिर कहता है यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है, सी ऑप्शन। तो स्वर यंत्र यानी लिरिक्स के विकास के कारण यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा जो है स्वर लिरिक्स, ठीक है, लिरिक्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 है कि सीधे
किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण खाली स्थान होगा, तब चालक को अधिकतम बल अनुभव होगा। तो देखिए ये ऑप्शन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच 90 डिग्री होगा, तब चालक को अधिकतम जो है बल का अनुभव होगा। नेक्स्ट, और देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, इसका CGS मात्रक गॉस होता है। नेक्स्ट है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह का क्या निर्धारित करता है। तो देखिए सी ऑप्शन, यानी इसके रासायनिक गुण को। तो किसी कार्बनिक यौगिक में प्रक्रियात्मक समूह इसके रासायनिक गुण को दर्शाता है। इथाइल अल्कोहल का शुद्ध C2H5OH होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण, सी ऑप्शन, बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में कच्चे दूध के फटने और पेट की अम्लीयता दूर करने में किया जाता है। फिर है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है, सी ऑप्शन, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। 65 है कि खाली स्थान में निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल आदि। तो 65 का होगा सी ऑप्शन। तो कृत्रिम वातावरण, ठीक है, कृत्रिम वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे 65 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 64 का, देखिए 64 का क्या होगा। तो 64 का अपघटन अभिक्रिया कब होती है, अपघटन अभिक्रिया कब होती है, जब एक अभिकारक विघटित होकर जो है सरल उत्पाद प्राप्त करता है, ठीक है। 64 का सी होगा। अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करती है। और 65 का जो हो जाएगा, 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, भूमि, धूल, जल, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प आदि, ठीक है। तो 65 का हो जाएगा बी। फिर देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 66 का सी हो जाएगा N2 + O2 2NH3, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 67 नंबर देखिए, 67 की यदि बात करें तो 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो LVM-3 M4। तो 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर तीसरा मिशन चंद्रयान-3 LVM-3 M4 रॉकेट से शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को जो है लैंडिंग किया। आदित्य L1 जो है 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। 68 नंबर देखिए, 68 है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन है। तो 68 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 2022 के गणना के अनुसार बाघों की संख्या 785 है। वर्तमान में जो है भारत में बाघों की संख्या 3167 है। नेक्स्ट 69 है कि ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश जो है कर रहा है। तो 69 का ये भारत। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी देश जो है भारत किया है। 2023 जो है क्रिकेट विश्व कप ICC क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण, जिसे अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत में आयोजित किया गया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभांकर क्रिकेटोवर्स को चुना गया है, ठीक है। अब देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी 309 रनों की सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है। 70 है कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल यानी ब्यूरवेस्टनिक किस देश ने सफल परीक्षण किया है। तो 70 का होगा सी ऑप्शन, रूस ने किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।